वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी परिनलिका की और उसकी तुलना की थी हमने छड़ चुंबक के साथ, और साथ में हमने परिनलिका के लिए उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका भी अध्ययन किया था। आज अपने बात करने वाले हैं टोरॉइड की कि ये टोरॉइड क्या होता है। तो अपने पास जो परिनलिका थी, एक्चुअल में क्या था परिनलिका? एक खोखली बेलनाकार नलिका के ऊपर इस प्रकार से एक खोखली बेलनाकार नलिका होगी, उस पर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए तो इस प्रकार बनने वाली व्यवस्था क्या हो गई थी? परिनलिका हो गई थी। लेकिन यदि इस परिनलिका के अपने दोनों किनारों को, एक किनारा तो ये और एक किनारा ये, इन दोनों किनारों को अपने क्या करेंगे, इस प्रकार से दो किनारे हो गए, इन दोनों किनारों को इस प्रकार से मोड़ के वर्ताकार रूप देकर के आपस में मिला दें तो एक वर्ताकार रूप में आपको कुंडली नजर आएगी। यानी कि जो परिनलिका है वो आपको वर्ताकार रूप में नजर आएगी। उस वर्ताकार रूप की जो परिनलिका की आप कल्पना कर रहे हो वही एक्चुअल में टोरॉइड होता है। तो टोरॉइड की परिभाषा क्या बनेगी कि जब परिनलिका के दोनों अंतिम किनारों को आपस में वर्ताकार रूप में मोड़ के संयोजित कर दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। और टोरॉइड यदि अपने बनाएंगे तो फिर लास्ट में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? परिनलिका कैसी थी? परिनलिका ऐसे थी, ये परिनलिका हो गई, और ये परिनलिका का बच्चों एक्स होता है। बिल्कुल केंद्र से गुजरने वाली ये जो रेखा होती है ना, केंद्र किसके? ये जो आपको वर्ताकार लूप नजर आ रहे, इस वर्ताकार लूप में केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा हो जाएगी वो इसकी क्या बन जाएगी? अक्ष। तो ये परिनलिका की अक्ष हो जाएगी। अब अपने क्या करेंगे, इसके दोनों किनारों को पकड़ेंगे और आपस में जोड़ देंगे तो ऐसी व्यवस्था बनेगी। और यहाँ पे आप इस प्रकार से इनके फेरों को लिपटा हुआ मान सकते हो। ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, अब यहां पे ये हो जाएगा एक सेंटर पॉइंट O। अब यदि मैं इसके अक्ष की बात करूं तो इसका जो अक्ष होगा, ये इसका यदि सेंटर पॉइंट मान लिया जाए तो इस सेंटर पॉइंट से गुजरने वाली जो रेखा है वो इसका अक्ष नहीं बनेगी। एक्चुअल में एक्स क्या होगा? ये जो एक्स है इसको आप चेक करो कि ये रेखा आपको कहाँ मिलेगी। तो यदि वर्ताकार कुंडलियों के बीच की एक रेखा ले ली जाए तो भाई टोरॉइड का अक्ष है वो यहाँ बनेगा। ये टोरॉइड का अक्ष हो गया उसके बीच में। मतलब क्या हो गया कि वर्ताकार कुंडलियां हैं उसके बिल्कुल वर्ताकार कुंडली के केंद्र बिंदु से, यानी कि जहां जिस भाग में धारा प्रवाहित हो रही है, एक्चुअली में धारा ऐसे प्रवाहित नहीं हो रही है। यदि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही होती ना तो इसके केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा इसका अक्ष बन जाती, लेकिन धारा तो इस प्रकार प्रवाहित हो रही है तो इस वर्ताकार कुंडली जो कि इस प्रकार से हमें नजर आ रही है उनका जो अक्ष होगा वो इस टोरॉइड के लिए अक्ष बनेगा। और प्रत्येक कुंडली के अक्षों को यदि मिला दे, केंद्र बिंदुओं को मिला दे तो फिर उसका टोरॉइड का अक्ष है वो कुछ ऐसा हमें प्राप्त होता है। हमें इस टोरॉइड के अक्ष पे एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? नियम कौन सा लगाना है? एम्पियर का परिपथीय नियम हमें अप्लाई करना है। तो सपोज दैट कि हम एक अल्पांश की कल्पना करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक अल्पांश ले लिया और अल्पांश हो गया dl, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया O और इसकी ये त्रिज्या मान ली हमने r। अब अपने क्या करेंगे, इस अल्पांश को हमने कहाँ लिया है? इस अक्ष के ऊपर लिया है, बंद पृष्ठ की कल्पना की अक्ष बन जाएगा। और यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया और अल्पांश की डायरेक्शन बच्चों अपनी सुविधा अनुसार इस डायरेक्शन में निकल के आ जाएगी। ओके, ये ऊपर की ओर है। इस प्रकार से हमने टोरॉइड को रख दिया। तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र भी हमें देखना होगा। ये जो टोटल फेरे हैं इसके अंदर, उस टोटल फेरों की संख्या को n मान लो और एक फेरे में प्रवाहित धारा यदि I है तो सारे फेरों में प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाएगी? सिग्मा I हो जाएगी। और उसका मान कितना होगा? Ni होगा। एक फेरे में धारा प्रवाहित हो रही है I, तो n फेरों में धारा प्रवाहित कितनी हो जाएगी? Ni। यानी कि इस केस में जो सिग्मा I का मान बनेगा वो कितना बन जाएगा? Ni बन जाएगा। अब इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालोगे? चुंबकीय क्षेत्र की बच्चों दिशा इसी प्रकार से निकाली जाएगी जैसे कि धारा यहाँ पे यदि
बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है या यूँ मान लो, या फिर अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है, डिपेंड करता है कि धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। यदि आप इसको धारा अंदर की ओर लेते हो तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में आएगा। धारा अंदर की ओर है तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाने वाला है। अब क्या हो जाएगा, यदि धारा इस चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों एक्स के अंदर इस बात करूँ मैं, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुंडली के अंदर इस प्रकार से आएगा, ठीक है। यानी कि एक निश्चित पॉइंट की यदि अपने बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर आएगा। चुंबकीय क्षेत्र मैंने इसमें होने वाली प्रवाहित धारा के आधार पर निकाला है और यहाँ से इसको लेके आया हूँ, तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में था तो मैंने मान लिया कि इसमें इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो रहा है। कहने का मतलब बी और डी एल आपको एक ही डायरेक्शन में लेने ताकि आगे जो भी कोस थीटा काम में आए कोस 0 बन जाए, कोस 0 का मान 1 हो जाए। तो यहाँ पे ये दोनों बी और डी एल एक की दिशा में आता है, थीटा का मान कितने डिग्री बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाता है। ये फॉर्मेलिटी पूरी हो गई एम्पीयर के परिपथीय नियम से। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर यानी कि अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र यदि आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करते हो, एम्पीयर के परिपथीय नियम का पालन करते हो। एम्पीयर के परिपथीय नियम से बच्चों क्या बन जाएगा, बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल म्यू नोट सिग्मा आई बन जाता है। अब डॉट हटा दो तो कोस थीटा आ जाएगा और बी को मैंने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन होगा डी एल का और यहाँ पे बन जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा का मान यहाँ पे कितना है 0 है और कोस 0 का मान 1 हो जाता है, म्यू नोट सिग्मा आई हो जाता है। तो बच्चों ये b इंटू कोस 0 का मान 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ये डैश डैश आपको जो नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे डी एल है और इन सारे डी एल को आपस में जोड़ देंगे अर्थात एक डी एल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये इस पूरे डैश डैश वाले वर्ताकार भाग की परिधि निकल के आएगी और ये वर्ताकार भाग है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो बच्चों इसकी परिधि बन जाएगी 2 पाई r, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है वो कितना मिलेगा हमें 2 पाई r मिलेगा, जहाँ r ये वर्ताकार भाग की त्रिज्या है, इज इक्वल म्यू नोट सिग्मा आई का मान कितना होगा। ये जो सिग्मा आई है वो है क्या चीज़, इस बंद पृष्ठ में प्रवाहित कुल धारा का मान है। और हमने देखा था कि यदि ये पूरा बंद पृष्ठ ले लिया जाए तो इस पूरे वर्ताकार बंद पृष्ठ में सारे के सारे फेरे काम में आ रहे हैं जिनकी संख्या n थी। तो n फेरों में कुल प्रवाहित धारा हमने बात की थी कि n आई होगा, यानी कि इस पूरी कुंडली के लिए सिग्मा आई का जो मान बनेगा बच्चों को कितना बनता है, n आई बनता है, क्योंकि इसमें से ऐसा कोई भी फेरा नहीं है जो इसकी परिधि के ऊपर नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पे बन जाता है कुल धारा का मान n आई। तो यहाँ पे हमें निकालना था चुंबकीय क्षेत्र B, तो यहाँ पे म्यू नोट n आई बटे में 2 पाई r। बच्चों ये अपने पास मान निकल के आ चुका है टोरॉइड के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब इसको आप थोड़ा सा और स्टेबल कर सकते हो, जैसा कि आपने परिनलिका के लिए समझा था कि परिनलिका की कुल लंबाई l, फेरों की संख्या n, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को आपने क्या बोला था, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को आपने क्या बोला था, स्मॉल n बोला था। और यहाँ पे बन कितने गए थे एकांक लंबाई में ना, तो n बटे l था उसका मान, n बटे l। ये तो बात थी अपने परिनलिका के लिए, क्योंकि परिनलिका की लंबाई l थी। l कौन सी लंबाई है, l वो कुल लंबाई है जितनी दूरी में फेरे लिपटे हुए हैं। यहाँ पे फेरे कितनी दूरी में लिपटे हुए, यहाँ पे तो फेरे इस प्रकार से वर्ताकार रूप बनाते हुए लिपटे हुए, यानी कि पूरी की पूरी परिधि में लिपटे हुए हैं। तो फेरों की यदि कुल संख्या को मैं एक बार समझूँ कि कितनी संख्या कितनी दूरी में, तो एक बार आप इससे कल्पना करो कि हमने टोरॉइड को यहाँ से ब्रेक कर दिया और यहाँ से पकड़ के इसको सीधा लंबा खींचो, तो लंबा खींचोगे तो पूरी लंबाई कितनी निकल के आएगी, ये पूरी लंबाई उतनी ही निकल के आएगी जितनी इस वर्ताकार भाग की परिधि होगी, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरे वर्ताकार भाग की परिधि के तुल्य इसकी लंबाई निकल के आएगी। तो टोरॉइड की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ लंबाई का मान बच्चों कितना बन जाएगा, n बटा लंबाई का मान बनेगा 2 पाई r, यानी कि परिधि के तुल्य। और n बटे 2 पाई r को एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यानी कि स्मॉल n आप बोल सकते हो। तो n बटा 2 पाई r आपको नजर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगा जिसको आप स्मॉल n कह सकते हो। तो एकांक लंबाई के पदों में भी आप इसको कह सकते हो म्यू नोट स्मॉल n आई, और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 बन गया। और n जहाँ पे हमने किसके स्थान पे लिखा है, जहाँ n बच्चों हमने लिखा है n बटा 2 पाई r, तो n कुल फेरों की संख्या है और 2 पाई r यहाँ पे कुल लंबाई है, ये वो लंबाई है जिसमें n फेरे लिपटे हुए। तो कहने का मतलब
टोरॉइड के अक्ष पे भी और परिनलिका के अक्ष पे भी, दोनों के अक्ष पे सेम चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होता है। इतना ही तो परिनलिका के अक्ष पे था और इतना ही यहाँ पे टोरॉइड के अक्ष पे हमें प्राप्त होगा। फर्क यहाँ पे ये था कि टोरॉइड के लिए जो लंबाई है वो 2πr के पदों में आती है और परिनलिका के लिए बच्चों जो कल हमने लंबाई प्राप्त की थी वो ये सूत्र निकल के आया था। तो परिनलिका के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र μ0 होता है, टोरॉइड के लिए μ0 2πr होता है। और एकांक लंबाई की बात करूँ दोनों का मान सेम प्राप्त होता है। यहाँ पे L है वो परिनलिका की लंबाई था और यहाँ पे 2πr है वो एक प्रकार से टोरॉइड की लंबाई यानी कि उसकी परिधि यहाँ पे मान सकते हो। और अब अपने यदि बात करें तो ये तो सिस्टम निकल के आया था निर्वात के अंदर। किस में निकल के आया था? निर्वात में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे μ0 दे रखा है। μ0 क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता होता है। यदि इस पूरे सिस्टम को किसी माध्यम में भर दिया जाता जिसकी चुंबकशीलता μm होती, तो जैसा कि हमने 1-2 क्लास पीछे हमने बात की थी, लगभग तीसरे चौथे चैप्टर में हमने लगभग बात की थी, तो माध्यम की उपस्थिति में फिर ये चुंबकीय क्षेत्र अपना कितना बन जाएगा कि जहाँ भी आपको निर्वात की चुंबकशीलता नज़र आती है उसके साथ में आप माध्यम की चुंबकशीलता को मल्टीप्लाई कर दो तो μ0 μm ni अपने मान इतना निकल के आ जाएगा। तो चाहे विद्युत क्षेत्र की बात हो और चाहे चुंबकीय क्षेत्र की बात हो, यदि आपको निर्वात वाला समीकरण पता होता है और माध्यम में निकालना होता है तो सिंपल सी बात होती है कि जहाँ भी आपको निर्वात की विद्युतशीलता या फिर चुंबकशीलता नज़र आती है उसके साथ में आप मल्टीप्लाई कर देते हो किसी माध्यम की विद्युतशीलता या फिर उस माध्यम की चुंबकशीलता से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। डिपेंड करता है कि चुंबकशीलता का क्वेश्चन है या फिर विद्युतशीलता का क्वेश्चन है। कहने का मतलब निर्वात वाली शीलता के साथ में ही माध्यम की शीलता यानी कि विद्युत या चुंबकीय जो भी आप समझ लेना उस चीज़ को, उस शीलता को आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो निर्वात की शीलता के साथ आप मल्टीप्लाई किसको करोगे? माध्यम की शीलता को मल्टीप्लाई करोगे तो निर्वात की अपेक्षा उस माध्यम के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब अपने बात करने वाले बच्चों किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को गति करवाएंगे तो क्या क्या व्यवहार प्रदर्शित होंगे उसकी अपने बात करेंगे, यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति का अध्ययन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई भी आवेश गति करता है तो उसके ऊपर लगने वाले कुल बल को हमने कुछ समय पहले समझा था जिसको हमने लोरेंज बल बोला था। और लोरेंज बल जैसा कि हम ये जानते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करेगा तो उस पर लगने वाले कुल बल को लोरेंज बल कहते हैं। और उस लोरेंज बल का बच्चों हमने मान प्राप्त किया था F वेक्टर इज इक्वल Q E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर। ये हमने लोरेंज बल देखा था। और यहाँ पे यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, E वेक्टर अनुपस्थित हो, तो उस केस में क्या हो जाता है कि ये E हट जाता है। उस केस में F वेक्टर केवल क्या बचता है? Q V क्रॉस B हमें प्राप्त होता है। तो ये भी लोरेंज बल है और समीकरण नंबर 2 में भी लोरेंज बल है, यानी कि विद्युत क्षेत्र होता है तब तो लोरेंज बल का मान इतना होता है और विद्युत क्षेत्र यदि अनुपस्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र का लोरेंज बल का मान इतना होता है, यानी कि F वेक्टर Q V क्रॉस B होता है। परिमाण रूप से यदि अपने बात करें, परिमाण रूप से ये कितना बन जाएगा तो F बराबर बन जाता है Q V B साइन थीटा। ऐसा कुछ सिस्टम बन जाता है। तो ये यहाँ पे सीधी सी बात ये हो गई कि कोई भी आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस आवेश पे चुंबकीय बल का मान Q V B साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा की भिन्न भिन्न कंडीशन हो सकती हैं और उन कंडीशन के आधार पे चुंबकीय जो भी बल लगेगा उसको अपने 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। हो सकता है थीटा का मान 0 डिग्री हो। थीटा किस किस के बीच का कोण है? आवेश की गति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। जैसे कि मान लो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, अब आवेश की गति हो सकता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हो, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो पहला केस तो ये बन जाता है कि जब कोई भी आवेश, और ऐसा भी हो सकता है
कि जो चुंबकीय जो आवेश है, विद्युत आवेश, वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे तो कंडीशन बन जाती है कि 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री केस में वो गति करे। यानी कि यदि एंगल दोनों में 0 डिग्री बनता है तब तो आवेश की गति होती है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, और यदि ये चुंबकीय क्षेत्र के ऑपोजिट डायरेक्शन में गति करता है तो आवेश की गति होती है चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर। दोनों ही केस में चुंबकीय बल का मान समान होता है, क्योंकि साइन 0 का मान और साइन 180 दोनों का ही मान है वो 0 प्राप्त होता है। यानी कि दोनों ही केस में चुंबकीय बल समान होगा। अतः इस दोनों कंडीशन को अपने एक साथ कंप्लीट करेंगे। यानी कि पहली शर्त तो ये बन जाती है कि हो सकता है कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गतिशील हो, उस केस में अपने बल निकालेंगे कितना आएगा। सेकंड केस में ऐसा हो सकता है कि जो भी आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। दूसरा केस ये बन सकता है, हमने 0 डिग्री की बात कर ली, 180 की बात कर ली, 90 की भी बात कर ली। अब हो सकता है आवेश 0 से 180 के बीच में गतिशील हो, वो हो सकता है 45 डिग्री पे गति कर रहा हो, या 135 पे गति कर रहा हो, या 15-20 कितने भी डिग्री पे गति कर रहा हो, तो वो कोई भी एंगल हो सकता है, उसको अपने अलग से अध्ययन करेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के 3 कंडीशन हो जाएंगी चुंबकीय बल की, यानी कि आवेश की गति हम 3 प्रकार से समझेंगे। और पहला कंडीशन उसमें आती है ये, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गतिशील हो। उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में थीटा का मान 0 डिग्री या फिर कितने डिग्री प्राप्त होगा, 180 डिग्री प्राप्त होगा। और इस केस में कुल चुंबकीय बल अपने पास कितना बनेगा, चुंबकीय बल बन जाएगा क्यू वी बी साइन 0 मान लो या 180 मान लो, मान कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। मान बल का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है, उस केस में आवेश पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उन 2 परिस्थितियों को बताइए जब आवेश भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, लेकिन उस पर चुंबकीय बल नहीं लग रहा हो, तो आपको वो 2 कंडीशन बतानी होती है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करेगा तो उस पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा। दूसरी कंडीशन बच्चों ये हो जाती है कि उसका वेग आप 0 कर दो, चुंबकीय क्षेत्र भी 0 नहीं करना है, आवेश भी 0 नहीं करना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को हमें रखना है, तो आप उसका वेग 0 कर दो, यानी कि आवेश को गति मत करवाओ, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को रख दो। वेग यदि v का मान 0 हो जाता है तो फिर पूरा पद ही 0 बन जाता है, उस केस में भी f का मान हमें 0 प्राप्त होता है। यानी कि दूसरा केस वो हो जाता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिर अवस्था में हो, उस कंडीशन में भी चुंबकीय बल 0 लगता है। तो इन 2 बातों का ध्यान रखोगे कि किन 2 परिस्थितियों में आवेश भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है परंतु चुंबकीय बल 0 लग रहा है। तो पहली कंडीशन होगी कि जब आवेश विराम अवस्था में हो, और दूसरी कंडीशन होगी जब आवेश उस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गतिशील हो। उन दोनों ही कंडीशन में चुंबकीय बल आवेश पे 0 लगेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। ओके, अब यहाँ से जब कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है तो उसकी गति का पथ कैसा होगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, पथ कैसा होगा भाई, आवेश जिस दिशा में गति कर रहा है समांतर या प्रति समांतर, अब उसके ऊपर कोई भी चुंबकीय बल लगेगा ही नहीं, तो ये अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, वो अपने मार्ग को छोड़ेगा नहीं, वो सीधी रेखा में गति करता रहेगा। या तो वो समांतर गति कर रहा है या वो प्रति समांतर गति कर रहा है, उसके मार्ग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि उस केस में, इस केस में जब आवेश समांतर या प्रति समांतर गति कर रहा है तो उस आवेश का जो पथ हो जाएगा वो सरल रेखीय पथ बनेगा। कैसा पथ बनेगा, सरल रेखीय पथ बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, इस बात को आप मोस्टली याद रखोगे। तो जब कोई भी आवेश नहीं लगता है तो पथ कैसा बनता है, सरल रेखीय बनता है। ओके, सेकंड केस की यदि मैं बात करूं, सेकंड केस अपने पास ये बन जाता है कि यदि कोई भी आवेश है वो गति करता ही नहीं है, यानी कि v का मान 0 है, तो क्या होगा, उस केस में v का मान 0 होगा तो बच्चों बल का मान कितना बन जाएगा, 0। ये इसी का एक दूसरा भाग है, इसको आप a बोल सकते हो और इसको आप b बोल सकते हो। मेजर पॉइंट सिर्फ पहला ही चल रहा है, तो जब वेग 0 है तो भी बल का मान कितना बन जाएगा, 0 बनेगा। यानी कि आवेश पर ऊपर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा, जहाँ भी आवेश है वो वहीं पे रुका रहेगा। तो पहले ही केस को हमने 2 भाग में तोड़ दिया,
समांतर प्रतिसमांतर गति, और जब वो विराम अवस्था में, और दोनों ही केस में चुंबकीय बल है वो नहीं लगता है। अब यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि यदि कोई भी आवेश है, मान लो Q आवेश है, उसके ऊपर यदि चुंबकीय बल लगता है तो आवेश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत बल लगता है तो आवेश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र में आवेश को रख लेता हूँ, जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। तो बच्चों यदि यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। ये विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, आवेश में गति उतनी ही ज़्यादा होगी, उसका वेग उतना ही ज़्यादा होगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट गति करेगा। विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके ऊपर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगेगा और वो तेज़ी से गति करेगा। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र यदि ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो उस केस में आवेश जो भी गति कर रहा है उसके वेग में परिवर्तन होगा। विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो वेग बढ़ेगा और विद्युत क्षेत्र कम है तो वेग घट जाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट, आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या पड़ेगा, आवेश के वेग में परिवर्तन हो जाएगा। किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। लेकिन बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश की गति की दिशा परिवर्तित होती है, या यूं समझ लो आवेश की गति का पथ परिवर्तित होता है। ओके, तो विद्युत क्षेत्र के कारण तो क्या हुआ, वेग परिवर्तित हुआ, और वेग के ऊपर बच्चों डिपेंड करती है गतिज ऊर्जा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण तो आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश का पथ परिवर्तित होता है, उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे में बहुत बार इसको यूज करेंगे, आपको पता रहना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र आवेश के पथ को परिवर्तित करने का काम करेगा, जबकि विद्युत क्षेत्र आवेश की गति में परिवर्तन अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का कार्य करेगा। तो बच्चों आज हमने केवल पहला पॉइंट देखा है, बच गए 2 पॉइंट, उसके अपने कल बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।